हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो स्वागत है एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे जो पिछले कुछ वीडियोस में रह गए हैं या पेंडिंग थे। लगातार बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने कुछ आर्टिकल्स रिसेंटली स्किप किए हैं, प्लीज़ उनको कवर कीजिए। तो मैंने बोला भी था शाम को एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें यहाँ पे इनको कवर करेंगे। तो वैसे आपको पता होगा मॉर्निंग में डेली बेसिस पे दोस्तों द हिंदू का वीडियो अपलोड होता है। पिछले कुछ दिनों में मैंने द हिंदू का और ये शाम वाला जो वीडियो है इंडियन एक्सप्रेस का उसको कंबाइन कर दिया था। तो कंबाइन बेसिस पे आपको वो आर्टिकल्स मिलते थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक ही वीडियो में कंटेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था। बीच बीच में द हिंदू के आर्टिकल्स कम थे तो यहाँ पे ये वाला आर्टिकल का डिस्कशन मिलाने के बाद में तो वो वीडियो मेंटेन हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, द हिंदू में कभी कभी आर्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, तो मुझे कुछ आर्टिकल स्किप करने पड़ जाते हैं मॉर्निंग के अंदर में, और ऐसा पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आर्टिकल स्किप हुए हैं आज हम उनको कवर करेंगे। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा और यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे ये आर्टिकल मैं कवर कर रहा हूँ और इस आर्टिकल को कवर करने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा, तो उसको प्लीज़ यहाँ पे सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा सेशन ही इंडियन एक्सप्रेस को पर्टिकुलरली डेडिकेट किया गया है। बट इंडियन एक्सप्रेस के साथ पीआईबी वगैरह के जो आर्टिकल होते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं। बाकी मॉर्निंग में द हिंदू का सेशन तो आपका होता ही है, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है एक बैक्टीरिया के बारे में, यानी अगेन डिजीज इन न्यूज़। तो ई कोली बैक्टीरिया रिसेंटली देखने को मिला, इसका आउटब्रेक नजर आया। और ये जो बैक्टीरिया है दोस्तों, इसका जो एक कनेक्शन है वो मैकडोनाल्ड के बर्गर के साथ में देखने को मिला। तो मैकडोनाल्ड के बर्गर की वजह से यहाँ पर यह बैक्टीरिया फैला, जिसकी वजह से कई लोग बीमार पड़े और एक इंसान की जान भी गई। इस वजह से यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये जो बीमारी है ई कोली वो है क्या। तो न्यूज़ आप देख ही पाएंगे कि 49 लोग यहाँ पर बीमार पड़ गए, एक इंसान की जान भी गई है रिसेंटली इस बैक्टीरिया की वजह से। ई कोली ये जो वर्ड है ना, ई ऑब्वियसली बात है इसका फुल फॉर्म होगा, इसका फुल फॉर्म है एशरिकिया कोली। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई कोली के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो स्पेशली जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ध्यान रखिए, इंटेस्टाइन यानी कि हम आंतों की बात कर रहे हैं, उसमें यह देखने को मिलेगा। जब ई कोली की बात करते हैं तो रॉड शेप का कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह बैक्टीरिया होता है जो कि एंटेरो बैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इसी ई कोली बैक्टीरिया के बहुत सारे जो वेरिएंट्स दूसरे देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल हार्मलेस हैं, जिनका कोई भी नुकसान नहीं है। इवन कुछ ऐसे भी वेरिएंट्स हैं जिनके और फायदे होते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी हैं ई कोली के जो बहुत ही ज़्यादा घातक हैं, बीमार कर सकते हैं, इन्फेक्शन यहाँ पर फैला सकते हैं। तो कुछ प्रकार के जो ई कोली हैं उनसे डायरिया यानी दस्त हो जाता है, और दूसरे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, और भी कई अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते, कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। ये याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर क्लैरिटी लेकर चल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये जो बैक्टीरिया है क्या ये ट्रांसमिट होता है? हाँ बिल्कुल, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है, गंदे पानी की वजह से, या कह सकते हैं झूठे फूड की वजह से, जो खाना है स्पेशली उसकी वजह से, या फीकल मैटर यानी मल के रास्ते के थ्रू भी दोस्तों यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है वो फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जिसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इन सब रास्तों के माध्यम से दूसरे नॉर्मल इंसान में भी यहाँ पर ये बैक्टीरिया फैल सकता है। बाकी क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जो ये ई कोली बैक्टीरिया है वर्क कैसे करता है, ये आपको बीमार कैसे कर देता है। अगर इसमें कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो फायदेमंद हैं, तो कुछ वेरिएंट ऐसे भी है जो नुकसानदायक है। तो वो नुकसानदायक कैसे हैं? तो दोस्तों ज़्यादातर जो आपके वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं ई कोली के अंदर में जो एक इंसान को बीमार करते हैं, वो वेरिएंट में क्या होता है, वो बैक्टीरिया एक जहर प्रोड्यूस कर रहा होता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको नाम दिया गया है शीगा। तो ये जो टॉक्सिन है ये क्या करता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतों की बात हो रही है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग्स है उसको डैमेज करने लगता है यहाँ पर ये ई कोली बैक्टीरिया। और जैसे आंतें खराब हुई दोस्तों, तो इससे क्या होगा, एक इंसान को डायरिया हो जाएगा, दस्त हो जाएंगे,
तो इस तरीके से यहाँ पर ये ई कोली एक इंसान को बीमार कर सकता है। ना क्वेश्चन ये है कि अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। तो मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है ई कोली का, इसमें बुखार होता है लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का। बाकी लगातार डायरिया चलता रहेगा, ब्लडी डायरिया हो सकता है। उसके अलावा वॉमिटिंग यानी कि उल्टी वगैरह हो सकती है। जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि डायरिया की वजह से लगातार जो वाटर है वो बॉडी से निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलती है। कुछ केसेस में यहाँ पर जो इंसान होता है उसको किडनी इंजरी भी हो सकती है इसी ई कोली बैक्टीरिया की वजह से। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ज़्यादातर जो ई कोली इन्फेक्शन है वो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप को खुद से रोक लेते हैं, खुद से ठीक कर लेते हैं, अपने आप खुद से ठीक हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। यानी ये इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हुई, बीमार पड़ा इंसान, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी यह है कि आपको हाइड्रेटेड रहना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दस्त हो जाने हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर बॉडी से जो वाटर है वो ज़्यादा रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना होगा, प्रॉपर पानी पीना होगा जब भी ई कोली बैक्टीरिया की वजह से किसी को ये बीमारी होती है। तो इसका एक सिंपल सा ये ट्रीटमेंट है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है इस आर्टिकल की, क्योंकि हम इसी तरीके से कई सारे जो शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो भी डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से। बाकी लेक्चर का पीडीएफ वगैरह दोस्तों यहाँ पे, मतलब आप पेड ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने का नीचे नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना और लिख देना आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो डिटेल्स वगैरह वो शेयर की जाएंगी, बताया जाएगा कि कैसे कैसे पीडीएफ मिलते हैं, कि डेमो मिलेगा। डेमो वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से ये जो वीडियोस हैं इनके पीडीएफ्स का फ़ायदा होगा। ये पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्म में मिलते हैं तो आराम से प्रिंट आउट वगैरह आप करवा सकते हैं, है ना। उसके अलावा ना भी चाहें तो ग्रुप में ये सारा कंटेंट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो ये सभी प्रकार के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है प्लीज़ आप उसको प्रेस कर सकते हैं यार, 2000 लाइक्स का टारगेट है, आप उसको पहुंचा सकते हैं। देखो अब मैं एक बात आपको बता रहा था, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख पाते होंगे द हिंदू वीडियोज़ में कभी मुझे यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस का मर्ज करना पड़ जाता है, कभी मुझे ये वीडियो सेपरेट कर जाने पड़ जाते हैं। पिछले कुछ समय से यहाँ पर मुझे पैटर्न को चेंज करना पड़ा है बार बार। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, बट देखो पैटर्न चेंज करने से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, कंटेंट कवर करना है, कंटेंट आपका डेली कवर हो रहा है। इवन जब भी यहाँ पर मैं कोई चीज़ बदल देता हूँ तो यहाँ पर उसको और बेटर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। जैसे मॉर्निंग में आज का द हिंदू का वीडियो है, वहाँ पे न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स उसको बहुत विस्तार से मैंने डिस्कस किया है। बट प्रॉब्लम यह है कि हमने अपना पुराना वाला पैटर्न जो आज से 1 साल पहले अपनाते थे उसी को यहाँ पे फॉलो किया है, जो स्पेशली बहुत सारे लोगों को पसंद आया करता था और आज भी बहुत सारे लोगों को पसंद आया। बट जो यहाँ पे नए एस्पिरेंट जुड़े हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकता है उसके साथ में, क्योंकि स्क्रीन उसमें स्प्लिट हो जाती है, नीचे यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख रही होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरे स्क्रीन पर दिख रहा होता है, तो इससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यार, है ना। कंटेंट आपका कवर होना है और मेन चीज़ है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब जैसे मॉर्निंग का द हिंदू का वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है उसमें मैं ज़्यादा कंटेंट कवर करवाता हूँ, कर पाता हूँ, मुझे खुद ऐसी बात फील होती है ना। कई लोगों को वो भी फील होता है, तो उसमें डिटेल्स कवर हो पाती हैं, ज़्यादा आर्टिकल कवर हो पाते हैं, क्योंकि ये जो पीपीटी बनाने का प्रोसेस है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ फिर अगर इसमें ही टाइम लगा दिया जाएगा वीडियो कब अपलोड होगा, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज आने लगते हैं। तो जो भी यहाँ पर पीपीटी लगा के पढ़ा रहे होते हैं ऐसा देखने को मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप खुद भी महसूस करेंगे कंटेंट की कमी होती है। लेकिन जो मैं पहले द हिंदू का वीडियो प्रोवाइड करवाता था, आपको पता है ना, दूसरे वीडियोस प्रोवाइड करवाता था, उसमें बहुत डिटेल्स हुआ करती थी, एग्जैक्टली हर एक चीज़ मैं कवर कर रहा होता था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कवर नहीं किया है, अब नहीं कवर कर रहा हूँ, अभी भी मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर देता हूँ, सभी चीज़ें कवर कर देता हूँ लगभग, आज नहीं तो कल ऐसे करके आर्टिकल्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, है ना। ये आपने देखा होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस वजह से सुबह के वीडियो में आज मैंने पैटर्न चेंज किया, और पैटर्न चेंज करने के पीछे का रीज़न ये भी है यूट्यूब के रिकमेंडेशंस। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो हमारी वीडियोज़ है उनकी रीच पिछले कुछ समय पर कम हुई है, और इसको लेकर यहाँ पे होता यह है कि यूट्यूब के मैनेजर पार्टनर प्रोग्राम होता है, आपको पता होगा, जहाँ पे सेपरेटली बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं कि आखिरकार चीज़ें क्या चल रही हैं चैनल पे, कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये सब यहाँ पे बातचीत हर बार होती है, हर 3 महीने में इस तरीके की मीटिंग होती है, वहीं से मैसेज आता है, ठीक है, वीडियो कॉल पर यहाँ पे बातचीत होती है। तो उन्होंने भी यहाँ पर इन चीज़ों को देखा है। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो वीडियोज़ हैं, स्पेशली यहाँ पे जो मॉर्निंग वाली वीडियोस हैं दोस्तों, कई बार ना इन वीडियोस को रिपोर्ट कर दिया जाता है। अब मुझे ये नहीं पता यार ये रिपोर्ट कर क्या रहा है, कौन कर रहा है, मैं तो यार ऐसा कुछ पढ़ा भी नहीं रहा हूँ कि ये मतलब क्या ही बताऊँ मैं अब, है ना, इस बात को लेकर। और ये समस्या दोस्तों काफ़ी पिछले कुछ महीनों से चल रही है। वीडियोस की रीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी,
मैं कभी भी कंटेंट डालता था मॉर्निंग में, वो चलता था, है ना। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, पिछले कुछ समय पर ये जो वीडियोज़ है वो रिपोर्ट कर दी जाती हैं। अब यार रिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे वीडियोज़ का जो रीच है वो यहाँ पर कम हो जाता है, और फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है हमें फेस करनी पड़ती है ना। अब यार आपने देखा होगा, वीडियोस मेरी फॉलो कर रहे होंगे, या कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सालों से पढ़ रहे हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं। कभी ऐसा लगा यार मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ या इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, किसी को यार मैं कुछ कभी कहता नहीं इस लेक्चर में। कई सारे लोगों ने मुझे बोल रखा है ना, मेरे लिए यहाँ पर अलग अलग चैनल्स पे चीज़ें शेयर कर रखी है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब बोलने को क्या यार, मैं तो यहाँ पे भी बोल के चले जा सकता हूँ, है ना, इस चैनल का ऐसा, उस चैनल का ऐसा है। क्या फ़ायदा यार, कोई फ़ायदा है इसका? आप ही लोगों को परेशान होगी, है ना, सबसे ज़्यादा इधर जाओगे उधर जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। लेकिन ये वीडियो को रिपोर्ट करने वाला इशू यार मुझे समझ में नहीं आया, है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, अपना कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आपको बेनिफिट्स मिलते रहें। मेरी बस खाली यहाँ पर यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं, लंबे समय से जुड़े हैं, सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, सभी का सिलेक्शन हो, सभी सिलेक्शन लेने के बाद में एक अच्छी अर्निंग करें, फैमिली का ध्यान रखें, बस और क्या चीज़ चाहिए। तो परेशान ना होइए, पैटर्न को लेकर भी परेशान मत हुआ करो, क्योंकि यूट्यूब मुझे ही रिकमेंड करता है, और वो पता है क्या करते हैं, फिर ये बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे ट्राई करो। अब 2 महीने ऐसे ट्राई करने के बाद फिर 2 महीने ऐसे ट्राई करो। अब मेरी कल बात हुई तो उसके बाद उन्होंने बोला पैटर्न ऐसे करके देखो, है ना, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो रही थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे जब रिकमेंडेशन आता है तो यार मुझे अपनाना पड़ता है ना। फिर वो अच्छा भी नहीं रहेगा कि अगर वो रिकमेंड कर रहे हैं मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करूँगा, तो आगे जो बात होगी उसमें मैं क्या कहूँगा कि सर आपने जो बोला था वो मैंने फॉलो नहीं किया है, उसको मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया है ना, तो फिर वो सही नहीं लगेगा। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं खुद नहीं चाहता कि मैं आपको परेशान करूँ इतना सा भी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्यों चाहूँगा यार ये बात। मैं तो खुद चाहता हूँ यार एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए, जल्दी कवर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी वीडियो अपलोड हो जाए। अच्छा मैं नहीं चाहता हूँ, मुझसे कई लोग मेंशन करते हैं, मैं भी तो चाहता हूँ वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए। कभी कभी मैंने वीडियो जल्दी अपलोड करने की कोशिश की है, उसके लिए मुझे रात रात जागना पड़ा है। प्रॉब्लम यह है कि मैं रात में जाग के पूरी रात जाग के वीडियो अपलोड कर दूंगा मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे, लेकिन प्रॉब्लम यह हो जाती है कि फिर मुझे दिन में भी सोने का टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर मेरा दोनों हो जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है पूरा पूरा दिन निकल जाता है बिना सोए हुए, तो थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो आज भी हैं। तो आई होप इस बात को यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि आखिरकार क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। तो जब यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से यहाँ पर वीडियोस मैं अपलोड कर देता हूँ, और उसके बाद जैसे भी मुझे रिकमेंडेशन आया कि भाई यहाँ पे जो आपने वीडियो का पैटर्न है जैसे आप पहले फॉलो कर रहे थे वैसा फॉलो करो, वही लोगों को यहाँ पर पसंद आता है। मैंने यहाँ पर उस चीज़ को आज मॉर्निंग में इम्प्लीमेंट करके देखा है। बाकी आप लोग ज़रूर से शेयर कर सकते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं। चलिए आगे आते हैं। फिलहाल के लिए आज का एक अगला आर्टिकल, माफ़ी चाहूँगा यार मैंने आपका इतना टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन ये बताना सबको ज़रूरी है ना, तभी तो आप समझ पाएंगे, वरना आप क्या समझ पाएंगे। आप कुछ भी बोलते रहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई, क्योंकि मैं इतने सारे, क्योंकि एक्चुअली में होता यह है कि आप लोगों के लिए ना मैं एक हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए आप बहुत सारे हो, तो सभी को यहाँ पर पर्सनली रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जितना पॉसिबल होता है मैं उतना कर देता हूँ, है ना। तो कई सारे लोग कमेंट्स करते हैं सर पैटर्न चेंज हो गया है, वीडियोज़ यहाँ पर ऐसे हो गए, तो मैं उसके लिए ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पर, ये टॉपिक है पीआईबी का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइट से मेंशन किया गया है। एक स्कीम चर्चा में है जिसका नाम है पीएम यशस्वी स्कीम। अब जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। पीएम यशस्वी की फुल फॉर्म है क्या है? पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवॉर्डी स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ये इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है। बेसिकली यहाँ पर स्कॉलरशिप देने की बात की गई है इस पर्टिकुलर स्कीम में, जैसे नाम से ही हमको पता चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये इस स्कीम किसने इंप्लीमेंट की है? सबसे पहले मंत्रालय ही पूछा जाता है, तो उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। पीएम यशस्वी स्कीम अपने आप में एक बड़ी ह्यूज साइज की स्कीम है, इस वजह से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम मतलब एक ऐसी बड़ी स्कीम है जिसके अंदर में कई सारी स्कीम्स आती हैं। छाता जो होता है ना, उसके अंदर कह सकते हैं लोग आ जाते हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि पीएम यशस्वी स्कीम बड़ी साइज की स्कीम है जिसके अंदर में कई सारी स्कीम्स आती हैं। और इसका मेन पर्पज़ क्या है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के हैं, या इवन डी नोटिफाइड ट्राइब से आते हैं, तो इन सभी लोगों को सपोर्ट करना, इन सभी लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना, इन सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये मेन पर्पज़ है पीएम यशस्वी स्कीम का, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ये अम्ब्रेला स्कीम है, तो कई सारी स्कीम्स इसके अंदर में आती हैं। तो पीएम यशस्वी के अंदर में कई सारी स्कीम का इंटीग्रेशन जो है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी है
है ना, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। फिर उसके बाद अंबेडकर प्री मैट्रिक स्कीम भी आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम देखने को मिल जाएगा डिनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए जो लेकर आई गई है। ये सब स्कीम्स को यहाँ पर इसी पीएम यशस्वी के अंदर में कवर कर दिया गया है या इसमें ही मिला दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो पीएम यशस्वी स्कीम का मेन पर्पस क्या है कि भाई यहाँ पे जो एजुकेशन है स्पेशली उसको ऊपर ध्यान देना, एक क्वालिटी एजुकेशन सभी लोगों को प्रोवाइड करवाना। सवाल यह है सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों एजुकेशनल एम्पावरमेंट को प्रमोट करना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनके पास में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है उनको ये सपोर्ट करना, जिनके पास में पैसों का एक दिक्कत रहती है, सर मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम फाइनेंशियल बैरियर्स, तो उनको यहाँ पर इन प्रॉब्लम से निकालना। इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के हैं या क्लास 9 से लेकर 10 तक के हैं, है ना, तो उनको यहाँ पर यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो अपने एजुकेशन को परस्यू कर सकें। इवन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो क्लास 9 10 के हो गए जो गवर्नमेंट स्कूल्स को अटेंड कर रहे हैं, उनके फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए है ना सालाना, तो इस हिसाब से यहाँ पे उनको सपोर्ट करना। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको बता चुका हूँ वो कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगली खबर पर आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक और खबर है जहाँ पे बात हो रही है जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने यहाँ पर एक झील की बात की है जिसका नाम है लेक एरी। लेक एरी दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। तो इस झील में यहाँ पे ये स्टडी की गई है कि कैसे जो एल्गाई है, जो काई है ग्रीन कलर की टॉक्सिक एल्गाई, वो एक इंसान या जानवर की हेल्थ को किस तरीके से डैमेज करता है, इसको लेकर कुछ स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिस वजह से खबरों में कवर किया गया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया। लेक एरी के बारे में जब बात करते हैं तो लेक एरी चौथी सबसे बड़ी यहाँ पे झील आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, मैप एक बार ज़रूर से देख लेना, मैप आज मेरा काम नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वैसे ये ऊपर कनाडा है, नीचे यहाँ पे अमेरिका है, ये इनका बीच का बॉर्डर है। यहीं बीच में आपको देखने को मिल जाती है लेक एरी, ये रही वो एग्जैक्टली लेक एरी। ठीक है, ये जो नीचे के स्टेट्स हैं वो अमेरिका के हैं, ऊपर कनाडा के स्टेट्स हैं, ये कनाडा का ऑन्टेरियो है। दोनों का एक लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर होता है ना, पता है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं, उसमें से यहाँ पर 5वीं सबसे बड़ी लेक है लेक एरी, है ना, जो कि बॉर्डर पर ही देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। उसके अलावा जैसे हम लोग बात कर रहे थे इस झील के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्सिन देखने को मिले हैं। रिसर्चर्स ने यह देखा कि बहुत सारा जहर या ऐसी एल्गाई ग्रीन कलर की जो यहाँ पर आपको दिख रही है ना, और इन एल्गाई में से बहुत सारा बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइक्रोसिस्टिन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं एक इंसान को या जानवर को पूरी तरह से बीमार कर रहा है, ऐसा स्टडी ने यह बताया। तो ये माइक्रोसिस्टिन बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रोसिस्टिन सिंगल सेल का फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरियम होता है जो इस तरीके से फ्रेश पानी में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर में दोस्तों कई सारी इसकी स्पीशीज होती हैं। अब इसमें क्या होता है, इस बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरीके से एल्गाई या ग्रीन कलर की जो काई है वो जमनी शुरू हो जाती है या फैल जाती है। माइक्रोसिस्टिन एक लिवर टॉक्सिन है या पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजिन भी है, यानी कि इससे जो कैंसर का केस है ह्यूमन में वो देखने को मिल सकता है, उसके लिवर के ऊपर में ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इवन कई प्रकार जो हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, अच्छे प्रोटीन की जो एक्टिविटी होती है, स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है फॉस्फेटेस 1 की या फॉस्फेटेस 2A की, तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉपर वर्किंग को ये रोक देता है, जिससे अगेन हमारी जो सेल्स वगैरह हैं वो ख़राब होने लगती हैं, है ना। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरीके से एक इंसानी बॉडी को ये अफेक्ट कर सकता है, उसमें कैंसर का कारण बन सकता है, लिवर टॉक्सिन का कारण बन सकता है ये वाला पर्टिकुलर बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिला लेक एरी के अंदर में। तो क्वेश्चन बनेगा लेक एरी बताइए कौन से दो देश के बॉर्डर के बीच में है? तो वो है कनाडा और यूएस। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों, अगेन एक डिजीज, आज बहुत सारी डिजीज चर्चा में है ना। मतलब अभी जो रिसेंट हमने पेंडिंग आर्टिकल छोड़े थे तो उसमें कई सारी जो ये खबरें हैं वो यहाँ पे बीमारियों को लेकर कवर की गई थी। एक बीमारी और है जिसका नाम है स्कर्वी। तो 15वीं सेंचुरी की यहाँ पर यह बीमारी है स्कर्वी, यह वापस से आ चुकी है, ऐसा कैनेडियन डॉक्टर ने बोला है। स्कर्वी नाम का जो इशू है दोस्तों, ये बॉडी में विटामिन सी के कमी की वजह से होता है और लगातार यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्कर्वी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, जैसे मैंने आपको बताया। विटामिन सी या फिर कह सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, अगर आपके डाइट में प्रॉपर तरीके से ये प्रेजेंट नहीं है तो इससे ये दिक्कतें आपको हो सकती हैं। स्कर्वी जो है
ये लंबे समय से यानी एंशिएंट ग्रीक और इजिप्ट टाइम्स के समय से, यानी कि इजिप्शियन जो समय चल रहा था उन टाइम्स के समय के हिसाब से भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं तब से देखने को मिलती हैं। कारण क्या होता है? कारण यहाँ पर यह है कि इंसान में जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी, अब विटामिन सी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। तो अगर विटामिन सी नहीं मिलेगा तो इससे स्किन में ब्लीडिंग होने लगेगी, क्योंकि आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी, है ना, फटीग या डिप्रेशन सा होने लगेगा। उसके अलावा जो टीथ हैं दोस्तों, उसके अंदर में कह सकते हैं ढीलापन सा हो जाएगा, टीथ लूज होने लगेंगे, ब्लीडिंग होनी शुरू होगी। उसके अलावा और भी कई सारे प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, जॉइंट में इश्यूज हो सकते हैं। ये सब यहाँ पर सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी के, समझ गए। तो अगर विटामिन सी की कमी है तो ये सब कुछ हो सकता है। विटामिन सी अब ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो उससे भी दिक्कत है, तो एक मॉडरेट लेवल में यहाँ पर ये होना चाहिए, समझ गए। अब कई सारी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, कई सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स में ऑरेंजेस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। वेजिटेबल्स में कई सारी सब्जियां हैं जो स्पेशली खट्टी सब्जियां होती हैं या खट्टे फल होते हैं, उसके अंदर में ज़्यादातर विटामिन सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये स्कर्वी होता ही इसी वजह से जब हम अच्छी मात्रा में फ्रेश फ्रूट ना कंज्यूम कर रहे हो तो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपकी जो कुकिंग मेथड है उससे कई बार फूड के अंदर में विटामिन सी खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो विटामिन सी आपने कंज्यूम तो किया लेकिन उसको पकाने के दौरान आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से भी यहाँ पर कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो सिम्टम्स की जब हम लोग बात करते हैं, लक्षण की जब बात करते हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि अगर विटामिन सी की कमी है या स्कर्वी का जो एक प्रॉब्लम होता है तो इससे एक इंसान को एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, है ना। लगातार ब्लीडिंग हो रही होती है, आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा होता है, स्वेलिंग हो रही होती है ना, मैंने बताया दांतों में दिक्कत होने लगती है, उसके अलावा छाले वगैरह होने लगते हैं कई बार मुंह में। तो ऐसी समस्याएं हो जाती हैं ये स्कर्वी के अंदर में। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ये जानलेवा भी हो सकता है, ये भी इसमें मेंशन किया जाता है ना। सवाल यह है इसका ट्रीटमेंट वगैरह है क्या? हाँ, विटामिन सी के आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, डेली विटामिन सी का एक डोज आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगा, बाकी दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी कहीं ना कहीं वेल फंक्शन की तरफ बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर विटामिन सी इतना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विटामिन सी की वजह से आपके स्किन, बोन्स या जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, आपको विटामिन सी चाहिए होता है आपके प्रॉपर ब्लड वेसल्स के लिए, जैसे ब्लड वेसल्स हैं वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकें, उसके लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। आपके टीथ को, आपके गम्स को यहाँ पर वो हेल्दी रखने में भी काम करता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी प्रॉपर बॉडी में होगा तो वो आयरन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। अब आयरन को एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो आयरन एब्जॉर्प्शन ज़रूरी है आपके ब्लड के लिए, बॉडी के ब्लड के लिए, है ना, या फिर आपके ब्लड फॉर्मेशन के लिए। तो विटामिन सी कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कोई घाव वगैरह है उसको भी जल्दी भर देता है, क्योंकि स्किन को वो हेल्दी रखने का काम करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगली खबर भी बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। बात हो रही है ICCR नाम की जो बॉडी है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक कॉन्फ्रेंस स्पेशली पाली भाषा को लेकर। जो पाली भाषा है एक क्लासिकल लैंग्वेज है, तो इसको यहाँ पर देखते हुए एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसको आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो हम लोग समझेंगे ICCR नाम की जो ये बॉडी है इसका इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। स्पेशली यहाँ पे आपसी देशों के बीच में कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करने का काम करती है ये बॉडी। इसको लेकर द हिंदू में भी एक खबर की गई थी कि हाँ, ICCR ने ऑर्गेनाइज किया है एक कॉन्फ्रेंस पाली भाषा को लेकर। पाली भाषा को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज देखते हुए यहाँ पर ये पूरा इवेंट रखा गया था, ठीक है। तो ये इवेंट रखा किसने? ICCR ने। क्या है भाई ICCR? एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो खुद से सभी डिसीजंस लेती है, और इस बॉडी को कवर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भारत के जो एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस है उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। बाकी हमारे रिलेशंस को अच्छी तरीके से प्रमोट करना, दूसरे देशों के साथ में जो उनकी सांस्कृतिक है, अपनी संस्कृति है, उसको एक्सचेंज करना, ये मेन पर्पज़ है ICCR का, ठीक है। तो ये प्रमोट करता है कल्चरल रिलेशंस को। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बॉडी है ये फाउंड किसने की थी? ये बनाई गई थी 1950 में बाय दी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के थ्रू यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई। और ध्यान में रखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी कौन है? ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। ये इनका फोटो आपको देखने को मिलेगा। अब इन्होंने ही ICCR नाम की बॉडी को बनाया। अब इसी ICCR बॉडी का मेन काम मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जितनी भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हैं भारत के कल्चरल रिलेशंस को लेकर, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, है ना, हमारे कल्चरल रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करना दूसरे देशों के साथ में, उस देश के लोगों के साथ में, ये मेन पर्पज़ है।
आईसीसीआर का मेन पर्पज़ ये भी है कि अलग अलग प्रकार के जो बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं साल के अंदर में, उसको यहाँ पर एडमिनिस्टर करना। 3,000 से ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स हैं अलग अलग 21 स्कीम्स के अंदर में, उसको यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो अलग अलग सपोर्ट स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये आईसीसीआर का मेन पर्पज़ है। और जितनी भी यहाँ पर ये 21 स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें से 6 आईसीसीआर फंड करता है। आईसीसीआर डायरेक्ट पैसा देता है, अपना ग्रांट प्रोवाइड करवाता है। दूसरे और स्कीम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइड से यहाँ पर सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये बात हो गई आईसीसीआर की। इसको ध्यान में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बन सकता है। बाकी जो स्कॉलरशिप वगैरह आईसीसीआर देता है, ये अलग अलग कोर्सेज के लिए देता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया या कोई पोस्ट डॉक्टरल कोर्स हो गया, तो इनमें यहाँ पर ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है। ठीक, अब आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर दोस्तों एनवायरमेंट के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। एक बर्ड की स्पीशी के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिसका नाम है इंडियन स्किमर। तो रेयरली बहुत दिखाई देती है, बहुत कम ही से दिखाई देती है इंडियन स्किमर। तो रेयर इंडियन स्किमर जो बर्ड है वो रिसेंटली तेलंगाना के अंदर में जो लोअर मनेर डैम है यहाँ पे देखने को मिली है, यहाँ पे स्पॉट करी गई है। इस वजह से ये न्यूज़ में बनी हुई है। तो हमें एग्जाम के लिए इंडियन स्किमर के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए। ये जो यहाँ पर आपको दिख रही है, इसी बर्ड की हम बात कर रहे हैं। इवन ये जो बर्ड है दोस्तों, इसको आईयूसीएन के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि एक बड़ी समस्या में है, बहुत बड़े खतरे में यहाँ पर ये बर्ड्स की स्पीशीज करंट समय पर देखने को मिलती हैं। जब बात करते हैं इंडियन स्किमर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऐसी कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उसमें से एक स्पीशी ये है जो साउथ एशिया में पाई जाती है। उसके अलावा हम इसमें एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्किमर। स्किमर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये इस तरीके से स्किमिंग करती है ना, पानी के ऊपर में इस तरीके से ही क्या करेगी, अपने चोंच का इस्तेमाल करके शिकार कर लेगी, मछली को पकड़ लेगी, है ना। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं स्किमिंग। तो स्किमिंग करते करते मछली को पकड़ना पानी के ऊपर, इस वजह से इसको इंडियन स्किमर का नाम दिया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है रिंकोप्स एल्बिकोलस। डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान ये रखना है कि इंडियन स्किमर पाई कहाँ कहाँ पे जाती है। अब पता है क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछ लिया जाएगा। सवाल ये पूछे, मान लो जिसने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, तो वहाँ पे वो फंस जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं पिछले कुछ समय पर भी। नाम है इंडियन स्किमर, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए इंडियन स्किमर कौन कौन सी जगह पे पाया जाता है। क्या केवल भारत में पाई जाती है या बांग्लादेश पाकिस्तान भी देखने को मिलती है? तो आप कहोगे यार इंडियन स्किमर है तो केवल इंडिया में पाई जाती होगी, तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। लेकिन नहीं, ये जो बर्ड है दोस्तों इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है, और कुछ पॉपुलेशन इसकी नेपाल म्यांमार तक भी देखने को मिलती है। इसकी पॉपुलेशन में अगर हम बात करेंगे 2450 से लेकर 2900 तक यहाँ पर जो इनकी आबादी है, वो इनकी पॉपुलेशन है, वो देखने को मिल जाती है। बाकी इनको जितनी नदियाँ हैं, झील हैं, है ना, वहाँ पे रहना पसंद है। फीचर्स की बात करेंगे तो इंडियन स्किमर बर्ड को अगर आप देखते हैं तो इसका अपीयरेंस देखिए दोस्तों। इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपर की बॉडी है वो ब्लैक कलर की है, ये फोटो में आप देख पाएंगे। ऊपरी भाग ब्लैक है, नीचे का हिस्सा यहाँ पर इसका वाइट देखने को मिल जाता है। अंडर बैली जो है इसकी वो वाइट है। बाकी बहुत सारे और भी आई कैचिंग फीचर हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी चोंच। लंबी चौड़ी सी चोंच यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। ऑरेंज कलर की यहाँ पर ये चोंच आपको नज़र आती है। उसके अलावा ये जो स्पेशल बीक यहाँ पे बताई गई है, इसके माध्यम से ही यहाँ पर वो अपना शिकार करती है। पानी में ही यहाँ पर चलते चलते स्किमिंग करते करते क्या करती है, मछलियों को पकड़ लेती है। ठीक है। उसके अलावा ये जो बर्ड्स हैं, इनके पंख अगर आप देखोगे वो भी बहुत लंबे चौड़े होते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की जब बात होती है तो आईयूसीएन के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। अगेन यहाँ पर ये जो स्पीशी है बहुत ही ज़्यादा खतरे में देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। फिर एक और स्पीशी दोस्तों एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि खबरों में कवर की गई है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एशियाटिक गोल्डन कैट। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो छूट रहा था हमारा। तो बहुत ही ज़्यादा रेयरली एशियाटिक गोल्डन कैट भी पाया जाता है, और ये जो कैट है रिसेंटली मानस नेशनल पार्क में वापस से पाई गई है। ठीक है, इसका कमबैक हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये एशियाटिक गोल्डन कैट चर्चाओं में बनी हुई है। तो एशियाटिक गोल्डन कैट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले मीडियम साइज कैट आपको देखने को मिलती है। इस कैट के जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। इसको कई बार हम फायर कैट भी बोल देते हैं। थाईलैंड में इसको फायर कैट बोला जाता है ना। उसके अलावा बर्मा यानी म्यांमार में भी फायर कैट बोलते हैं। बाकी चाइना के कुछ हिस्सों में इसको रॉक कैट भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इसका नाम है एशियाटिक गोल्डन कैट, तो एशिया के इन सभी कंट्रीज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिल जाती है।
इसके फर को अगर आप देख पाएंगे, इसका फर का जो कलर है उसमें ब्राउन कलर के शेड्स वगैरह हैं, ग्रे और ब्लैक कलर भी इसमें प्रेजेंट होता है ना। अकेले रहना इनको पसंद है। कई बार यहाँ पर इनको नॉक्टर्नल भी बोला जाता है, यानी कि रात में एक्टिव रहते हैं और दिन भर में यहाँ पर ये सोते हैं, लेकिन रात में ज़्यादातर एक्टिव रहने का काम करता है। कई बार ये डायर्नल यानी कि मतलब दिन में भी वर्क करता है ना, दिन में शिकार कर रहा होता है, रात में आराम कर लेता है। तो ऐसे यहाँ पर इसके जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो एशियाटिक ब्लैक कैट है ये पॉलीगेनस होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मल्टीपल फीमेल्स होती हैं उनके साथ में यहाँ पर ये मेटिंग करते हैं, ठीक है। इनका कोई भी ब्रीडिंग सीजन नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार किसी एनिमल्स को लेकर, कुछ एनिमल्स को लेकर ब्रीडिंग सीजन यूपीएससी पूछ चुका है, तो इनका कोई भी ब्रीडिंग सीजन नहीं है ना, कभी ब्रीडिंग कर सकते हैं। और एक जो यहाँ पर एशियाटिक कैट होता है ये मल्टीपल फीमेल्स के साथ में मेटिंग करता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये जो पॉलीगेनस वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। हैबिटेट की बात करेंगे तो आज के समय पर ये नेपाल में, उसके अलावा यहाँ पे सदर्न चाइना में, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया में, इंडिया में, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर में एशियाटिक वाइल्ड कैट की जो ये स्पीशी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वाइल्ड कैट नहीं, एशियाटिक गोल्डन कैट, जिसका कलर ही यहाँ पर गोल्डन कलर का है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसका कंजर्वेशन स्टेटस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कई बार क्या, हर बार अगर कोई एनिमल को लेकर सवाल बनता है एग्जाम में तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस पूछा जाता है आप लोगों से। तो आईयूसीएन के अंदर में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खतरे के करीब है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। देखो कुछ आर्टिकल यहाँ पे बोल रहे हैं थ्रेटेंड कैटेगरी, इसको एक बार रीचेक कर लेना दोस्तों ये किस कैटेगरी में, क्योंकि ये जो आर्टिकल है आपके सामने ये बोलता है, अच्छा ये थोड़ी था, वो तो दूसरा आर्टिकल था, मैं भी यार पागल हो रहा हूँ, ठीक है। वो तो हमारा उससे पहला वाला आर्टिकल था जो हमने इंडियन स्कीमर के बारे में पढ़ा था, वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ गए, हाँ, बाकी जो ये वाला जो एशियाटिक गोल्डन कैट है ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, मतलब कह सकते हैं खतरे के बहुत ही ज़्यादा करीब है। बाकी साइट्स में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड आप इसका नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब हाई प्रोटेक्शन इसको हमने प्रोवाइड करवा रखी है, आप इसका शिकार नहीं कर सकते, करेंगे तो हाई पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। उसके बाद एक और खबर है दोस्तों, और ये है हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइड से स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। और यहाँ पे बात हो रही है एक अभ्यास के बारे में जिसका नाम है सिम्बेक्स। तो सिंगापुर और भारत के बीच में ये मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज होती है, ध्यान में रखिए। रिसेंटली यहाँ पर यह अभ्यास हुई है, शुरू हुआ है, और ये अभ्यास आज खत्म हो जाएगा 29 अक्टूबर को। वैसे आज 29 नहीं, आज 28 थे, लेकिन एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने आगे का ये डेट डाल दिया है, जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक है। तो ये जो 31st एडिशन है सिंगापुर और इंडिया के मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का, ये 31वां एडिशन दोस्तों 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक चलने वाला है। कहाँ पर, विशाखापट्टनम के अंदर में। तो ये जो वर्ड है ना सिम्बेक्स, ये ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सिम्बेक्स अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है, तो वो है भारत और सिंगापुर। अब भारत और सिंगापुर के कौन से फोर्सेस के बीच में होता है, तो दोनों देशों की नेवी के बीच में यह अभ्यास होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस अभ्यास को लगभग 1994 से रेगुलर बेसिस पे हम कंडक्ट कर रहे हैं। सिम्बेक्स एक्सरसाइज को एकदम शुरुआत में जो शुरुआत की गई थी 1994 में, वो एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से की गई थी। धीरे धीरे करके दोनों की नेवी के बीच के जो कोलैबोरेशंस है वो और इंप्रूव होते हैं, नाम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, सिम्बेक्स रख देते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज का मेन पर्पस है भारत और सिंगापुर के जो नेवी है इनके बीच में जो भी यहाँ पर पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, इनके रिलेशंस को यानी डिफेंस रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करना। इस ट्रेनिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ होगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर होगा, दुश्मन की सबमरीन को कैसे लड़ा जा सकता है उससे, ऐसे कई सारे ऑपरेशन कैसे चला सकते हैं समुद्र में, उसको लेकर ये आपस में डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल है, तो यहाँ पे बात हो रही है पिंक कोकेन के बारे में, जो हमने एग्जैक्टली आज के थंबनेल में भी मेंशन कर रखा है। तो आइए पिंक कोकेन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जानते हैं, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा एक पर्सनैलिटी की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में आया है पिंक कोकेन। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है इनका नाम है लायम पेन। तो एक सिंगर है ना, इंग्लिश सॉन्ग सिंगर हैं, राइटर हैं। तो अभी यहाँ पर रिसेंट इनकी डेथ हुई है, तो उस डेथ से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर जो ऑब्वियस सी बातें डिटेल्स है वो निकल कर आनी थी। तो कुछ डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पर डेथ से रिलेटेड पिंक कोकेन से एक बड़ा कनेक्शन देखने को मिला है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पिंक कोकेन है वो चर्चाओं में है, क्योंकि अब यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है आपको ये न्यूज़ की पिंक कोकेन से क्या कनेक्शन है, ये कौन है, एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। हाँ, ये पिंक कोकेन के बारे में सवाल बन सकता है कि पिंक कोकेन क्या है जो हाल ही में चर्चाओं में है, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर पिंक कोकेन की जब बात करते हैं, जब वर्ड ही ये कोकेन है, तो हम ड्रग्स की बात कर रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, स्पेशली यहाँ पर उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक नशा कर देता है। जो पिंक कोकेन है, इसमें अगर आप देखेंगे वैसे कोई कोकेन प्रेजेंट नहीं होता है, बस खाली इसको पिंक कोकेन बोल देते हैं। तो जनरली इसमें कोई कोकेन प्रेजेंट नहीं है, यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें यहाँ पर होता है दोस्तों मेथाम्फेटामाइन या केटामाइन, ये चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर में प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो एक इंसान को माया में ले जाती हैं, कहने का मतलब है उसको यहाँ पर पूरी तरह से हाई कर देती हैं, नशे में ले जाती हैं। इतने ही नहीं, इसके अंदर में यहाँ पे कैफीन वगैरह भी प्रेजेंट होता है। इसको पिंक कलर मिला है फूड कलरिंग की वजह से। बाकी दोस्तों इसी पिंक कोकेन का इस्तेमाल करके ड्रग कॉकटेल भी बनाए जाते हैं, और जो कॉकटेल मिलते हैं पिंक कोकेन के, उसको जगह जगह पे अलग अलग नाम से बोलते हैं, टूसी, ट्यूशी, कोकेना, रोसाडा, टूकीबी, पिंक पाउडर, इस तरीके के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। बाकी पिंक कोकेन का हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है, ज़रा ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे यहाँ पर एक इंसान को हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, अगेन जैसे मैंने बताया था, या ना दिमाग काम करना बंद कर सकता है, वो नशे में जा सकता है, माया जैसा यहाँ पर जो चीज़ें है वो देखने को मिलती हैं। बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पिंक कोकेन से एक इंसान की ब्रीथिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाता है, उसको लत लग सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इवन साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करने को मिल सकती हैं। तो इसके हेल्थ इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, किसके, पिंक कोकेन के। तो पिंक कोकेन में ये सब कुछ कंटेंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ध्यान में रखिएगा। इसकी ओवरडोज अगर हो जाए तो एक इंसान की जान भी जा सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो रिसेंटली ये चर्चाओं में है, खबरों में कवर किया गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स ध्यान रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के सेशन में। कैसा लगा सेशन बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी क्वेश्चन वगैरह मैं नहीं लगा पाया हूँ इन आर्टिकल्स के, पॉसिबल हुआ तो इनके क्वेश्चन कल दे दूंगा, और कल भी अगर वीडियो सेपरेट होता है तो आपको जानकारी मिली जाएगी। शाम में अगर मिला तो शाम को यहाँ पे 8:30 बजे के आसपास ये जो वीडियो है आपको मिल जाएगा, जैसे आज आपको मिल रहा है। थोड़ा सा डिले है आज, लेकिन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय। अगले वीडियो यानी मॉर्निंग में द हिंदू के वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।